ओके है, करूं स्टार्ट? चलो भाई शाबाश। स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ में पूर्णतः जलीय सीमा बनाने का काम करता है। यानी नो पूछ रखा कि हरियाणा के साथ में इनमें से कौन सा राज्य जो है वो जलीय सीमा बनाने का काम करता है। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है अपन याद रखना है। हरियाणा के कितने जिले हैं? यूपी के साथ में हरियाणा के 7 जिले जो है क्या करते हैं? सीमा बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के गलत सीमा बना हुआ है? यूपी के 6 जिले, हरियाणा के 7 जिले जो है क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यूपी, यूपी गला कड़ता शुरू हो जाओ अपना, यमुनानगर तक लग जाओ, यमुनानगर तक लग के सीधा नू तक आ जाओ, उर तक, ठीक है। यमुनानगर से नू तक 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5, पलवल यो फरीदाबाद 6, 7, फरीदाबाद 5वां हो गया, 6वां हो गया पलवल और 7वां हो गया नू हो गया, ठीक है। यानी ऊपर से लग जाओ आप सीधे, करता है यमुनानगर से, यमुनानगर तक लग जाओ, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ठीक है। यानी यमुना नदी वाला पार्ट में आ जाओ, बस एक नू और जोड़ना है इसके अंदर आपने। यानी हरियाणा के कितने जिले हो गए? 7 जिले हरियाणा के किसके साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में बनाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ यूपी के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने का काम कौन सा करता है? यूपी के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाने का काम करता है? तो आपका उत्तर रहेगा करनाल उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। फिर नो पूछ लो कि यूपी के साथ में सबसे छोटी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाने का काम करता है? तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नू। देखो छोटी थोड़ी सी सीमा टच करे नू की, तो याद रखना सबसे छोटा यानी सबसे कम सीमा जो है, कम सीमा कौन सा आपस में मिलाने का काम करता है? तो आपने याद रखना है कि कम जो कौन सा है, नू जो है सबसे छोटी सीमा साझा करता है और करनाल जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अच्छा फटाफट कमेंट करके उत्तर प्रदेश के उन 6 जिलों के नाम लिखो जो, किसको हटाएं विक्रम सिंह, किसको हटाएं भाई? अरे नू तो बता दे किसने हटावा। यूपी के 6 जिले, यानी यूपी में सबसे लंबी सीमा करनाल की लागा, सब तो छोटी नू की लागा, बस इतनी बात आप याद रख लियो, हो जाएगा। इसके बाद अपना ध्यान के रखना कि यूपी के 6 जिले कौन से जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? जिनकी सीमा हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगती है। देखो कौन से हैं? सहारनपुर, सहारनपुर है, श्यामली है, नीचे अलीगढ़ है, और कौन से हैं जी? बागपत भी है, बागपत। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर है, 1 2 3 4 5, एक रह गया, कौन सा रह गया? एक है हाँ, गाजियाबाद, 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 ठीक है। समझ में आ गया? नहीं, हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिले सहारनपुर, श्यामली, अलीगढ़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये 6 जिले उत्तर प्रदेश के हरियाणा के 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा यूपी की करनाल के साथ में, सबसे छोटी सीमा नू के साथ में। अच्छा फटाफट नो बताओ कि पंजाब के साथ में सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा हरियाणा के कौन से जिले बनाते हैं? पंजाब गला सबसे लंबी और सबसे छोटी, फटाफट कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अगला था हिमाचल प्रदेश। मैं पागल लगा दिया क्योंकि सारे जो है अपने धीरे धीरे आप इनको कवर करने का काम करेंगे। देखो हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के कितने जिले सीमा बढ़ाने का काम करते हैं? फटाफट बताइएगा शाबाश। जो साथी जेल से लाइव हो तरीका, सभी साथी सेशन को लाइक जरूर कर दें एक बार। बिल्कुल लंबी जो है सिरसा बनाने का काम करता है, और छोटी पंजाब की सीमा के ऊपर कुरुक्षेत्र जिला जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है पंजाब के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने सीमा? देखो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के साथ में कितने सीमा? हरियाणा के जो है, हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं, ठीक है। हरियाणा के कौन से जिले हिमाचल का गला सीमा बना हुआ है? पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, ठीक है। पंचकुला, PKL पंचकुला, अंबाला
और तीसरा कौन सा है YNR यमुनानगर। समझ में आएगी। ऊपरले जो शिवालिक के वाले जो रेंज के जो वो हैं तीनों के तीनों किसके लिए सीमा बनाने का काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नू पूछ ले कि अच्छा हिमाचल के दो जिले कौन से हैं, सोलन और सिरमौर। ठीक है, हिमाचल के दो जिले जो हरियाणा के साथ में सीमा बना हुआ है, एक तो सोलन है, दूसरा कौन है, सिरमौर है। ठीक है, सोलन और सिरमौर ये दोनों हिमाचल के जो है, हरियाणा के तीन जिले हैं किसके लिए, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का गलत केकर सीमा बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी क्या याद रखनी है कि सबसे लंबी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में किसकी लाग है, तो याद रख लियो पंचकुला की। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में किसकी लाग है, अंबाला की। ठीक है, अंबाला की सबसे छोटी है और सबसे लंबी सीमा किसकी लाग है, पंचकुला की लाग है, हिमाचल का गला है। ओके, रिपोर्ट है तक समझ में आ गया। सोलन और सिरमौर हिमाचल के दो जिले हैं, हरियाणा के तीन जिलों के साथ में सीमा साझा करने का काम करते हैं। ठीक है, तीन जिले अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। सबसे लंबी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश की वो पंचकुला का गला लागा है। सबसे छोटी सीमा जो हिमाचल प्रदेश की वो किसका गला लागा है, अंबाला के साथ में जो है सबसे छोटी सीमा टच हुआ है। ओके है, उर तक समझ में आ गया। अब आ जाओ दिल्ली। दिल्ली भी था ना ऑप्शन में, दिल्ली है ऑप्शन में। देखो भाई, दिल्ली की एक चीज आपने ध्यान रखनी, देखो ये उरे दिल्ली है, हरियाणा दिल्ली ने तीन ओर से घेरे हुआ सिवाय एक साइड से। तीन ओर से कौन सी जगह तक घेर रहा है, देखो जब भी अपन दिशा का बेरा पढ़ना हो तो मैप का बीचों बीच जो है प्लस का निशान लगा ले। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। ठीक है, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, और इस साइड कौन सी दिशा है, तो पूर्व है। तो हरियाणा उत्तर में तो सोनीपत पड़ा है दिल्ली का, दिल्ली के पश्चिम में झज्जर पड़ गया, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव पड़ गया, फरीदाबाद पड़ गया। यानी कौन सी साइड से कौन घेर रहा हरियाणा, तो याद रखना, या कौन सी साइड बचगी, तो यानी हरियाणा जो है दिल्ली को पूर्वी साइड छोड़ करके, ठीक है समझ में आ गई, यानी पूर्वी साइड जो है छोड़ करके हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए। ठीक है, तो देखो दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, फटाफट बताइएगा। देखो सोनीपत की लाग है, याद रखना, रोहतक की कौन लाग दी, ठीक है सोनीपत, क्योंकि बीच में क्या है बहादुरगढ़ होके आप इस साइड से दिल्ली जावा तो बहादुरगढ़ होकर जावा। ठीक है, बताओ कौन सा की लाग है। अरे जमा क्लियर दिखने लग रहा, सोनीपत है, सोनीपत के बाद देखिए दिखने लग रहा है जज्जर, जज्जर के बाद आ गया गुड़गांव, गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद में युवा जो के है फरीदाबाद, या लगने लग रही रवि फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। तो याद रखना हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं, चार जिले, बहुत बढ़िया। अच्छा, दिल्ली के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा जिला बनाता है हरियाणा का, फटाफट बताइएगा जी। गब्बर सिंह, अमनदीप, पूजा कौशिक, नरसिंह, प्रिया, अंजू चहल, जितेंद्र, सचिन सहरावत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सभी सही उत्तर दे रहे हैं। सुमित्रा कुमारी जी, जो मैंने पूछा है कि दिल्ली के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, और दिल्ली के साथ में सबसे छोटी सीमा हरियाणा के किस जिले की है, सिवाय पूर्व को छोड़ करके तीन और तापा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सबके सही उत्तर लग रहे हैं। सबसे लंबी सीमा हरियाणा का जो गुरुग्राम जो है, गुड़गांव, गुड़गांव की सीमा जो है सबसे लंबी सीमा दिल्ली के गला है। और सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला साझा करता है, तो याद रखना है फरीदाबाद साझा करने का काम करता है। उर तक समझ में आएगी सबका, उर तक समझ में आएगी तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भाई। जज्जर नहीं फरीदाबाद आओगा छोटी का भाई, फरीदाबाद आएगा, जज्जर नहीं फरीदाबाद, छोटी सीमा फरीदाबाद बनाने का काम करा है। समझ में आएगी उर तक, लंबी गुड़गांव, छोटी फरीदाबाद, लंबी गुड़गांव, छोटी फरीदाबाद। अगर समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख दो, सेशन में एक बार सारे लाइक और ठोक दो एक बार। चलिए भाई, ओके रिपोर्ट है। अब जो अपना प्रश्न था कि जलीय सीमा हरियाणा किसके साथ बनाने का काम करता है, जो मेन प्रश्न वो था, जो अपना यमुनानगर जो है, या यमुनानगर का है ऊपर या चोटी लिख रही है, यमुनानगर जो है YNR, यमुनानगर किसके साथ में, यूके के साथ में जो है सीमा बनाने का काम करता है। कौन सा जिला, गलत, देहरादून के साथ में सीमा बनाने का काम करा। ठीक है, 11 किलोमीटर जो सीमा जो है, यहाँ 11 किलोमीटर पानी है, तो याद रखना कि जलीय सीमा जो है देहरादून के साथ में साझा करने का काम कौन सा करता है, उत्तराखंड के साथ में। जिला पूछ ले तो कौन सा है, ओडा का तो देहरादून। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड के साथ में मात्र 11 किलोमीटर की सीमा हरियाणा का कौन सा जिला है, हरियाणा का यमुनानगर जिला जो है क्या करता है, सीमा साझा करने का काम करता है। ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गया उर तक। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर उर तक समझ में आ गया तो अगला प्रश्न देखो भाई,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किस व्यक्ति को कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। प्रिया, रोहित, अनीता, सारे साथी लाइक कर दो सेशन को अगर समझ में आएगा तो। बिल्कुल जी, कविता, सब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। देसी विकास यूसीसी लागू करने वाला यूके इंडिया का पहला स्टेट है। वेरी गुड, 22 शिक्षिका। एक बार सारे आप आपकी हाजिरी लगा दो फटाफट भाई। देखो, दादा भाई नरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का बुजुर्ग जो है ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी का कहा जाता है, ठीक है। लाला मुरलीधर को किसका ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो याद रखना, पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को, ठीक है। इसके अलावा लाला मुरलीधर को एक और उपाधि से नवाजा गया है, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद के नाम से भी लाला मुरलीधर को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है? नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से? हरियाणा केसरी के नाम से नेकीराम शर्मा को। तो हरियाणा का ग्रैंड ओल्डमैन जो है किसको कहा जाता है? पंडित श्रीराम शर्मा को कहा जाता है। फटाफट कमेंट करके इनकी दो किताबों, उन किताबों के नाम फटाफट लिखने का काम करिएगा। जो उनकी दो किताब है, दोनों किताबों का नाम लिखिएगा फटाफट से, बस जो जो श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है, बहुत बार पेपर के अंदर आई। बताइएगा शाबाश। इसके बाद आ जाओ हरियाणा में पत्रकारिता का, पत्रकारिता का विषम पितामह किसको कहा जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि पत्रकारिता का विषम पितामह किसको कहा जाता है। सिरोही की धरती से राम राम, सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। सभी साथी जो है लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत बरतिएगा। पत्रकारिता का विषम पितामह। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है सांगों का विषम पितामह, सांग, सांग का विषम पितामह किसको कहा जाता है हरियाणा के अंदर? इसके अलावा हरियाणा में सवर सम्राट, सवर सम्राट व संगीत मार्तंड, सवर सम्राट व संगीत मार्तंड किसको कहा जाता है? बताओ, बहुत बढ़िया, अंकुर ठाकुर सबसे पहले उत्तर दिया है, वेरी गुड। देखो, पत्रकारिता का विषम पितामह किसको कहा जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त को। किसको कहा जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त को जो है पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। सांगों का पितामह हरियाणा के अंदर किसको कहा जाता है? किशनलाल भाट को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी थी मेरठ से 1730 में। किशनलाल भाट जो है, किशनलाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है। सवर सम्राट और संगीत मार्तंड किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है, ठीक है, पंडित जसराज को जो है, जो फतेहाबाद के पीली बंदोरी गांव के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन एचएससी हिसार में मानना है पीली बंदोरी उस टाइम पे 1930 में जब जन्म हुआ था तो हिसार जिले का हिस्सा था वो। समझ में आ गई नहीं? लक्ष्मीचंद नहीं आएगा, कविता लक्ष्मीचंद नहीं आएगा, किशनलाल भाट आएगा, सांगों का पितामह, ठीक है। संगीत का हरियाणा का तानसेन पूछे फिर लक्ष्मीचंद उत्तर होगा, ठीक है, तानसेन। संपूर्ण कविता का कालिदास कोई आपसे पूछे फिर लक्ष्मीचंद आपका उत्तर होगा। ओके है, एक बार सारे साथी लाइक कर दे जाएं, बहुत बढ़िया। सुमन जसराज कह रहे हैं, अंजू चहल, विक्रम संधू, जय बालाजी महाराज, दोहन साहब, बिल्कुल सांग जी जी, बहुत बढ़िया शाबाश, सबके सही उत्तर हैं, वेरी गुड। क्या अड़बे दौड़ लग रही है विकास भाई? यानी दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाला मुरलीधर को पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाओ है। इसके अलावा केसरी हिंद भी इनको कहा जाओ है। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, जबकि पंडित श्रीराम शर्मा जो है इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाओ, ठीक है। पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाओ है। सांगों का पितामह किसको कहा जाता है? किशनलाल भाट को कहा जाओ है, ठीक है। इसके अलावा जो संगीत मार्तंड और सवर सम्राट किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना, पंडित जसराज को जो है सभी सवर सम्राट और संगीत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य का पुष्प कौन सा है? गुड़गांव यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया प्रश्न था, बताइएगा शाबाश। यानी हरियाणा का राजकीय पुष्प पूछ रखा कि हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। देखो, सबसे पहले हरियाणा का राजकीय चिन्ह कौन सा है? फटाफट कमेंट करिएगा। राजकीय चिन्ह के निशानी है राजकीय चिन्ह की? देखो, सारनाथ का अशोक स्तंभ, ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ।
पागल हो गया। जी बिल्कुल सही है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसकी के निशानी है, हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह जो है उसकी निशानी पूछ रही के निशानी है, फटाफट बताइएगा शाबाश। पानी पर उगता हुआ सूरज, ठीक है। ये अशोक स्तंभ जो है अपना, जो हरियाणा सरकार का लोगो, कौन देखा आपने? हरियाणा सरकार का लोगो कौन देखा? बिल्कुल गेहूं की बाड़ियां उसके ऊपर है। जा, तेरा टाइम हो लिया। पेपर भाई अभी नहीं होगा, पेपर जुलाई अगस्त के अंदर पेपर होगा, अभी पेपर थोड़ा दूर है। तब सारे साथी लाइक कर दो फटाफट। बिल्कुल पानी के ऊपर उगता हुआ सूरज, बिल्कुल सही है। और अशोक स्तंभ जो है ये हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह जो है इसकी के है पिछाना, ठीक है। कमल का फूल, और दूसरी चीज इसके अंदर के है गेहूं की बाली, ठीक है। कमल का फूल, कमल का फूल और गेहूं की बाली, ठीक है। कमल का फूल और गेहूं की बाली जो है ये किसकी निशानी है? जो हरियाणा का जो है अशोक, जो राजकीय चिन्ह जो है उसकी निशानी है, दोनों की दोनों। जी सभी को राम राम, बिल्कुल बिल्कुल सभी को राम राम। राजकीय चिन्ह का तो क्या वैज्ञानिक नाम होगा, इसका तो थोड़ा वैज्ञानिक नाम होगा कि नहीं? उड़ तक समझ में आ गया? फटाफट बताइएगा भाई। ओके है। इसके अलावा हरियाणा का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष हरियाणा का के है पीपल, ठीक है। और एक बार शायद पिछले सीईटी में था, पता नहीं ग्रुप डी में, पीपल का दूसरा नाम पवित्र अंजीर भी है, ठीक है। पवित्र अंजीर भी इसको कहा जाता था प्राचीन समय में। फटाफट पीपल का वैज्ञानिक नाम लिख के बताओ, जल्दी करो शाबाश। पीपल का वैज्ञानिक नाम जल्दी जल्दी लिखिएगा सारे साथी। चलो शायरी हो जाओगी, लाइक ठोक दो सारे। पीपल का वैज्ञानिक नाम भी लिखो। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात हमें बुरी लगती है। वाह। फाइकस रिलीजियोसा, बिल्कुल। जी। अच्छा क्या क्या हो गया? और अच्छा एक पशु भी बच गया। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? पशु कौन सा हरियाणा का राजकीय है? बता दो यार, ये कि उपकरण की चीज है। ब्लैक बक, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? काला हिरण, ठीक है। इसके याद रखना, सींग पूछा था एक बार पेपर में, चक्राकार सींग हो, ठीक है। यानी हरियाणा का राजकीय पशु जो है इसके सींग एक बार पेपर में पूछा था। तो सींग अपना ध्यान में रखना कि इसके सींग किसे हो, यह बात याद रख लियो। तो चक्राकार सींग हो, ठीक है। सींग पूछ लिया आपसे तो चक्राकार सींग हो। लाइक नहीं कर रहे क्लास नु, मजा को नहीं आता पढ़ाने, स्वादे को नहीं आता धर्म तलिया। छोड़ के भी जो ऐसा काम है बीच में, जो जिस जिस लेवल की, जिस लेवल की मेहनत हो रही उस लेवल का यार कम से कम भी फर्क तो मिलना चाहिए ना। देखो 2200 2300 लाइव है, लेकिन लाइक 1000 बंदे कर रहे हैं। ये गलत चीज है यार आप लोग। 1983 जो है, 1983 के अंदर ब्लैक बक जो काला हिरण जो है इसके सिंग चक्राकार है, इसको क्या घोषित किया गया था? तो याद रखना, इसको जो है हरियाणा का राजकीय पशु घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प हरियाणा का कौन सा है? याद रखना कमल है। और कमल का जो रंग जो है वो दो तरह के कमल बताए गए हैं। एक तो लाल लाल और एक हरया हुआ। तो कौन से प्रकार का कमल जो है हरियाणा का राजकीय पुष्प है? बताओ शाबाश, कौन से प्रकार का है? बिल्कुल, फ्रैंकलिन। ओके। बिल्कुल पक्षी। पक्षी जो है काला तितर, काला तितर जो है याद रखना है। ये
फीसो है, इसकी एक बात याद रख लियो, फिसोह कुल का पक्षी है ये, ठीक है। काला तितर जो है कौन से कुल का पक्षी है? फिसो कुल का पक्षी है काला तितर, ठीक है। फिसो कुल जो है इसका पक्षी है, तो हरियाणा कौन सा हो गया? कमल हो गया। अगला प्रश्न आपके, प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? फटाफट बताइएगा। प्रति व्यक्ति औसत आय में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया भाई, सबके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबके बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। अच्छा, हरियाणा का पहला स्थान किस किस किन किन चीजों में है? वैट लागू करने में हरियाणा का पहला स्थान है, ठीक है। गांव में बिजली पहुंचाने में, गांव में जो थी बिजली पहुंचाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और बताओ फटाफट, हरियाणा का प्रथम स्थान किस किस चीजों के अंदर है? वेरी गुड, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। अंकिता जांगड़ा, अभय कुमार, दीपक कुमार, सुनीता, सचिन, प्रीति, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर हैं। हरियाणा का जो है प्रति व्यक्ति औसत आय के अंदर हरियाणा का दूसरा नंबर है। अच्छा, दूध पीण में प्रति व्यक्ति औसतन जो दूध मिला है उसमें हरियाणा का नंबर कौन सा है? दुग्ध के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? फटाफट बताइएगा शाबाश। अभय पांडे, सीईटी का एग्जाम अगस्त के अंदर है, अभी नहीं होना, अगस्त में होगा, इब्बे को नहीं होता। ज्यादा टाइम भी नहीं है तैयारी करने वाले बड़का खातर। तो आधार बायोमेट्रिक में हरियाणा का देश में पहला नंबर है, आधार बायोमेट्रिक, ठीक है। इसके अलावा गांव में पक्की सड़कों के मामले में, गांव में पक्की सड़क, गांव में पक्की सड़क एक दूसरे गांव में, वो उसमें पहला नंबर है। प्रति व्यक्ति औसत आय के अंदर हरियाणा का भारत में कोई आपसे नंबर पूछने का काम करे तो प्रति व्यक्ति औसत आय के रूप में हरियाणा का नंबर कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। एक और योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, लॉरेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहे प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी सभी के लिए आवास योजना, सभी के लिए आवास योजना, इसके अंदर भी सभी के लिए आवास योजना, इसके अंदर भी हरियाणा का कोई आपसे नंबर पूछे तो इसमें भी हरियाणा का पहला नंबर है। वैट लागू करने में, गांव में बिजली पहुंचाने में, आधार बायोमेट्रिक में, गांव में पक्की सड़क के मामले में, सभी के लिए आवास योजना में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रुप डी में पूछा गया था, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी हम कर चुके हैं जनसंख्या का टॉपिक, बिल्कुल रांडिया में पहला है, करवाओगे। ये जो सीटी जो होगा, जो तो साहब ये जो सीटी होगा ना, ये ब्याह भी कराओगा लोगों के, इसे जिस जिसका क्लियर हो जाएगा आगा आगा बस नु कहने हो जाएगा महारा तो छोरा सीटी कर रहा जुगर पहले पहले जेबीटी वाले को नहीं कुछ उत्ते हुआ थी वो जेबीटी कर दे नो कहते जेबीटी कर रहा है तुरंत रिश्ता हो जाता। ईब समस्या है भाई, ईब को नहीं हुआ। देखो, भारत की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का हरियाणा में 2.09% रवा है, ठीक है। इसके अलावा वृद्धि दर के मामले में, वृद्धि दर तो याद रखना, वृद्धि दर के मामले में 19.09% जो है, 19.9% जो है, 19.9% हरियाणा की क्या रही है? जो दशकीय वृद्धि दर जिसको बोलते हैं, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। अच्छा, शहरी जनसंख्या बताओ फिर, ग्रामीण तो बता दी, शहरी कितनी थी? शहरी कितनी थी? शहरी या फिर नगरीय जनसंख्या पे बोल रहा? नगरीय जनसंख्या पे जिसने बोल रहा, 19.90% जो है ये वृद्धि दर थी। अच्छा, ग्रामीण बिल्कुल सही है, 65.12 के आसपास है, ठीक है। अच्छा, शहरी जनसंख्या हरियाणा के अंदर कितनी थी? शहरी जनसंख्या प्रतिशत के रूप में बताना, फटाफट कमेंट करिएगा। सुमित सोरान, अनूप कुमार जी 34, बिल्कुल वेरी गुड, लगभग 34% के आसपास है, 34.8888% है, ठीक है। ये हरियाणा की कौन सी जनसंख्या होगी? शहरी जनसंख्या होगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर
एससी की जो जनसंख्या पूरे भारत की हरियाणा के अंदर 2.5% है। टोटल देश में जितनी एससी कास्ट जनसंख्या है उसकी हरियाणा के अंदर कितनी है, बोला 2.5% है। इसके अलावा आपने याद रखना पुरुष साक्षरता दर हरियाणा की कितनी है और महिला साक्षरता दर, ठीक है। ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है, 75% है। पुरुष हरियाणा में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। विकास, अजय, जतिन, विपुल यादव, प्रदीप, प्रत्युषा, राहुल चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, दुष्ट लोगों, शर्म करो। 75% साक्षरता है, बिल्कुल सही है। पुरुष साक्षरता दर हरियाणा में 84% आदमी पढ़े लिखे हैं। और महिला साक्षरता दर फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ठीक है, महिला साक्षरता दर बताइएगा। तो 65% जो है ग्रामीण आबादी है, शहरी आबादी जो है कितनी है, 34.88% है। भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। वृद्धि दर 19.90% है। ऐसी जनसंख्या का टोटल जो है 2.5% है। इसके अलावा याद रखना 75% जो है हरियाणा में साक्षरता दर है। इनमें से 84% जो है पुरुष पढ़े लिखे हैं। महिला साक्षरता दर आपने कमेंट करके बतानी थी। 65.9, बिल्कुल 65% के आसपास हरियाणा के अंदर जो है महिलाएं क्या है, वो पढ़ी लिखी हैं। हरियाणा का जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में कौन सा स्थान है, पढ़ चुके हम, फटाफट बताइएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है। ये पिछले सीईटी के अंदर आया था पेपर की। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में कहा कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद किसी स्थान का निर्माण किया होगा। बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे हरियाणा के लिए बहुत गजब की, बहुत बड़ी बात है। ये बात किसने कही, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने, पंडित विभूति श्रीधर ने, या फिर यदुनाथ सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट वो है। जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछा था, ये एक ही लड़के का सही उत्तर है, बाकी सबके गलत है। जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछा था, जनसंख्या के मामले में नहीं, घनत्व। 11वां तो वृद्धि दर के मामले में था यार। विपुल यादव का सबसे पहले सही उत्तर है। 5वां स्थान था जनसंख्या घनत्व के मामले में, वृद्धि दर में 11वां स्थान था, ओवरऑल जनसंख्या में 18वां स्थान था। देखो, सबसे पहले डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के बारे में आप कल पढ़ चुके थे कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा के बारे में क्या कहा है, अभिरयाणा, ठीक है। अभिरयाणा के रूप में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा के बारे में बताया है। डॉक्टर HR गुप्ता, बिल्कुल डॉक्टर हरिराम गुप्ता ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्या किया था, जिनने यह बात कही थी कि धरती और स्वर्ग का मिलन विरले ही होता है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह बात किसने कही थी, डॉक्टर हरिराम गुप्ता के द्वारा कही गई थी, ठीक है। पंडित विभूति श्रीधर वो शख्स है जिसने सबसे पहले 12वीं सदी के अंदर हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। हरियाणा शब्द का प्रयोग जो था सबसे पहले किस व्यक्ति ने करा था, 12वीं सदी के अंदर पंडित विभूति श्रीधर के द्वारा किया गया था। और जबकि यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के बारे में क्या कहा है, के शब्द प्रयोग किया है, हरियाला या फिर हरियाली शब्द जो है यदुनाथ सरकार के द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया है, हरियाला या फिर हरियाली, ठीक है। एक किताब का जिक्र आपने सुना होगा, हर्षवर्धन की किताब थी, बाण भट्ट के द्वारा जिस किताब का नाम लिखा गया था हर्षचरित। फटाफट नो बताओ कि हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम था भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश रोहित कुमार। हरियाला यदुनाथ सरकार ने कहा था, अभिरयाणा किसने कहा है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा है। हरिराम गुप्ता ने कहा है कि धरती और स्वर्ग का मिलन विरले होता है। पहली बार 12वीं सदी के अंदर जो है हरियाणा शब्द का प्रयोग विभूति श्रीधर के द्वारा किया गया था। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है, हरियाली कहा है। बाण भट्ट की किताब हर्षचरित, हर्षचरित किताब जो है इसके अंदर हरियाणा जो है क्या नाम हरियाणा का दिया गया, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आर्य जब हरियाणा के अंदर आए थे, आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है। एक और विद्वान है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। आर्यों ने देखो जो अरसरित जो थी, अरसरित में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद बताया, ठीक है, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। हरियाणा का नाम क्या बताया, श्रीकंठ जनपद बताने का काम किया, ठीक है। समझ में आ गई, श्रीकंठ जनपद, बिल्कुल। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा, आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि कह के पुकारा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम था, देवभूमि। और राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को क्या कहा है, बहुधान्य, क्या बहुधानक्य, ठीक है। ये बात किसने कही है, राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा के बारे में क्या कहा, बहुधानक्य कहा गया, बिल्कुल। संजू भाई, रेखा, पूजा नैन, दीपक, सुमित गेमिंग, प्रत्युषा, सुनीता, बहुत बढ़िया। देसी
बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तर हैं। सभी साथी एक बार सेशन को साथ साथ लाइक भी करते जाएं। इतना अच्छा कंटेंट आपको परोसने का काम कर रहा हूं, किसी से कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूं, ठीक है। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने जो है अभिहरियाणा कहा, हरियाणा को। एच आर गुप्ता ने क्या कहा कि प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद कोई स्थान था लोगों के लिए। विबुध श्रीधर वो व्यक्ति जिसने पहली बार 12वीं सदी में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा है। हरसरित नामक किताब के अंदर श्रीकंठ जनपद का जिक्र है। और जो भाई आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है, महाभारत में भी बहुत ध्यानक था, आर्यों ने देवभूमि के नाम से पुकारा है। राहुल सांकृत्यायन ने किस नाम से पुकारा है, बहुध्यान का नाम से पुकारा है। अगर उर्तक सही हो तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो सारे के सारे। समझ में आ गया जी? ओके, ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर समझ में आ गया हो तो उर्तक। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था? बहुत एनडी पर्सन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग सारा के सारे इसमें। बताओ बस ये करेगा अबे पांडे यार, क्यों काम खाड़ वैद कर रहा है? उड़ल गांव से राम राम भाई, रहने दिया भैया। ओके रिपोर्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था? सिरसा के बारे में एक बात कही गई है। देखो, सिरसा के बारे में एक किताब के अंदर जिक्र है, किताब का नाम था रेहला। और रेहला जो किताब जो थी मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम के अंदर एक व्यक्ति हिंदुस्तान आया था जिसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता ने रेहला नामक किताब में सिरसा का जिक्र किया है। और सिरसा के अंदर किस चीज का जिक्र किया है? लाल चावल का जिक्र किया कि सिरसा के अंदर लाल चावल होते हैं, जिसकी दिल्ली के इलाके के अंदर जो है अच्छी डिमांड बताई है लाल चावलों की, ठीक है। समझ में आ गई। लेकिन साथ में जो था इसी रेहला किताब में पानीपत के बारे में भी जिक्र है कि पानीपत के अंदर जो है कपास की अच्छी खेती होती है, ठीक है। कपास की अच्छी खेती होती है, यह बात जो अच्छी फसल हो है, यह बात इसी इबन बतूता की रेहला नामक किताब के अंदर लिख रखी है। लेकिन ऊपर तो किताब दूसरी है ना भगत जी, ऊपर तो तुजू के बाबरी है जो बाबर ने खुद ने लिखी थी। कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी तुजू के बाबरी? तुजू के बाबरी जो थी किस भाषा के अंदर लिखी गई थी? बताओ शाबाश। तुजू के बाबरी किस भाषा के अंदर लिखी गई थी? नारनौल के बारे में कहा गया उसमें, ठीक है। नारनौल के बारे में, नारनौल तुजू के बाबरी नामक किताब में कपास की मंडी, तुजू के बाबरी कपास की मंडी आ जाओ तो नारनौल के बारे में बताया गया है। जबकि कपास की अच्छी फसल, वो किताब बदल जाओगी, इब्न बतूता की रेहला में पानीपत के बारे में बताया गया है। लेकिन कपास की मंडी पूछ ले तो कौन सी किताब के अंदर है? तुजू के बाबरी के अनुसार जो बताया गया है। एक ये तो थे सारे विदेशी साहित्यकार। हरियाणा के बारे में एक बहुत बड़ा साहित्यकार इस देश के हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर हुआ, जिसका नाम था ठाकुर फेरू। ठाकुर फेरू। फटाफट नो बताओ कि किस राजा के दरबार का दरबारी कवि हुआ करता? 7 किताबें लिखी ठाकुर फेरू ने। किस किस ने नाम सुना क्या ठाकुर फेरू का? 7 किताबें थी ठाकुर फेरू की। युग प्रधान, रतन परीक्षा, एक वास्तुकार। ये किताबें जो थी ठाकुर फेरू की लिखी हुई किताबें। जी, प्रवीण कुमार सबसे पहले सही उत्तर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था वो। बहुत बढ़िया वैसे, शाबाश। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका दरबारी कवि था ये ठाकुर फेरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि जो था हरियाणा का रहने वाला था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा का क्या नाम था बताइए एक बार? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जी, पहली बार नाम सुना, कोई बात नहीं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम है इसका अली। ये ऊंट आया था इसने, इसका चाचा ना जलालुद्दीन था ना इसका चाचा। जलालुद्दीन था ना इसका चाचा, खिलजी का चाचा, बिल्कुल जलालुद्दीन था, विकास सही करे। तो यो जो जलालुद्दीन जो था, यो इसने अली जो था यो अलाउद्दीन इसने पाया था। बाद में क्या हो गया कि जो ये गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में, और गंगा का जो इलाका जो था वो जलालुद्दीन खिलजी ने जीत लिया और जीत के राजा बना दिया उर का अलाउद्दीन खिलजी, यूपी का आसपास के जगह का। बोले चाचा इब तो आए जे, मैंने घने दिन हो गया इस सौदा ने संभालता ना, इब बोले तो मैंने मिलन आए जे।
बुलाया जाऊंगा बेटा। देखो गोद लिया अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कड़े तो सुत्या पड़ा था, कोई लावारिस था, उसने ठह के लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन इसका चाचा। नो बुलाया जी। ए या नाव होगी वह किश्ती के अंदर, देखो ये किश्ती के अंदर या गंगा नदी हो रुको। इस किश्ती के अंदर एक तो इसका चाचा बैठा जिसने भी पैड़ा पे उसके बड़ा कर जलालुद्दीन, एक जलालुद्दीन की छोरी बैठी जिसका नाम था मेरू, मेरू भी सेम बैठी। अरे यू रे अलाउद्दीन खिलजी उरा बाट देखने लग रहा, ये गंगा नदी पार करी, पार करके उरे लिकड़े पैर छूंदे बोले चाचा ठीक से, बोले हाँ बेटा ठीक सू, बोले यू बोले ये छोरी, बोले ये कौन है, बोले अरे दुष्ट, बोले तुम बचपन में जिसका गला खेल लिया था, मैं लुक मिचाई खेल लिया करते आपसरी में, वो आए तो है, बोले मेरू, बोले मेरे नाम की छोरी, बोले अच्छा चाचा ये इतनी सुतरी होगी बे, ले भाई छोरे के बारे में गलती नहीं कह देगा, इतनी बार में आपे का चाचा का इनू चक्कू पे दिया भाई। अरे छोरी गला मेरू गला ब्याह कर गया, यू था अलाउद्दीन खिलजी, देख लो। अरे इसे अलाउद्दीन खिलजी का बिना नहीं जर जोरू जमीन के करवाए थे। ठाकुर फेरू जो था इसे अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, 7 किताबें लिखी थी ठाकुर फेरू ने, जिनमें प्रमुख युग प्रधान है, रत्न परीक्षा और वास्तुकार है। ये प्रमुख किताबें थी, तीनों की तीनों आपने याद रखनी है। किसके दरबार में रहा करता, अलाउद्दीन खिलजी के, टकसाल का प्रमुख भी था और दरबारी कवि भी था, दोनों काम इसके आपने याद रखने, ठीक है। आगे चलें, अगर समझ में आएगा तो ओके रिपोर्ट है। मेहरू कहेंगे अब्बू जान फेर के लिलाजो है। सुनीता क्या देखना है मेरा चेहरा, कुछ गलत है, फिल्म बन रही इसके ऊपर। जी पंकज वर्मा बहुत बढ़िया भाई। पद्मावत मूवी, अच्छा वो उसमें उसका सीन होगा, देखी थी भूल भैल के बना, लंबा टाइम हो गया। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन ताम्र मुद्राओं की सबसे बड़ी मात्रा लगभग 5,000 सिक्के, यानी कुषाणों के 5,000 सिक्के कड़ते मिले हरियाणा में, और इसे जगह तय अरसकालीन मुद्राएं भी मिली हैं, और जिनमें एक प्रमुख ऐतिहासिक जिसको मुद्रण स्थल भी माना जाता है। 3 चीज आपने बताने का काम करना है भाई। क्रांति बैच, मिशन बैच, सारे एक ही बैच है, इनके अंदर हरियाणा सीटी की तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जाती है, ठीक है। कोई भी बैच आप ले सकते हो। राहुल स्पीड कम तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी दिक्कत है, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन का इंतजाम किया जा रहा है, जैसे ही प्रोटीन जाएगा उसके बाद स्पीड ठीक हो जाएगी। देखो भाई, यानी कुषाण कालीन ताम्र मुद्राओं की सबसे बड़ी मात्रा 5,000 कुषाणों के सिक्के मिले, गल्ला अरसवर्धन की मुद्रा भी मिली है, मित्ताथल भिवानी से। सोनीपत कह रहे हैं बहुत सारे मित्ताथल कह रहे हैं, किसकी मानू। देखो मित्ताथल से क्या मिले हैं, कुषाण शासकों के, कुषाण शासकों के सोने और चांदी के, सोने चांदी के 27 सिक्के। इसके अलावा मित्ताथल से ही किसके सिक्के मिले हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के भी उड़ते मिले, ठीक है। बिल्कुल, हरियाणा का सोनीपत वो जिला है जरा कुषाणों के 5,000 से ऊपर सिक्के मिले हैं, गल्ला अरसवर्धन की ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ऐतिहासिक मुद्रण स्थल भी इसको माना जाता है। थे पोलर गांव के बारे में क्या मिला, कोई बता सकता। थे पोलर बहुत ऐतिहासिक गांव थे पोलर भी, खुदाई होती रहती है ओड़े भी, थे है पोलर, बताएगा कोई। देखो थे पोलर के अंदर एक तो योद्धे गणराज्य है, योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले हैं, ठीक है। एक कुषाण राजा हुआ करता जिसका नाम था वासुदेव, ठीक है, कुषाण राजा वासुदेव, एक तो इसके सिक्के थे, और दूसरे जो थे योद्धे के सिक्के थे। नौरंगाबाद भिवानी से स्टैंप प्राप्त हुई है, किसकी स्टैंप थी, बिल्कुल HL श्रीवास्तव जी। प्रत्युषा कभी वहां से भी जिक्र करेंगे, रावण से रिलेटेड गांव है बहुत बढ़िया, कभी उस डीप में जब जाएंगे वहां तक करेंगे तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे कवर करवाता चलूंगा, ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा विश्वास है। उर्त के मिली थी, योद्धे गणराज्य के मोर मिली थी कड़तन नौरंगाबाद से, ठीक है, नौरंगाबाद से योद्धे गणराज्य की मोर मिली थी। समझ में आएगी भाई सबका। देखो अरे यार यूट्यूब पे रहोगी वीडियो कड़े कौन जान दिया,
समझ में आएगी। रावण का बचपन इसी थे पोलर कैथल के अंदर उरे बीत्या था। ठीक है, मिथ्याथल भिवानी कुषाण शासकों के सोने चांदी के 27 सिक्के, इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्के। यो इसका उत्तर हो गया, सोनीपत हो गया। थे पोलर योद्धे गणराज्य के सिक्के, साथ में कुषाणों के सिक्के मिले हैं। नौरंगाबाद से योद्धे गणराज्य की क्या मिली अपन है, मोहरे मिली है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। ये क्रांति बैच है सीईटी का, आप ले सकते हैं लीसो ऐप के ऊपर। ये प्रैक्टिस सेट है भाई, 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर दिए गए हैं। सॉल्यूशन भी दिया गया है, ओएमआर सीट भी गले दी गई है। आप ये नोट्स के साथ में फ्री है। अगर आपने वैसे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया उड़ता, आप खरीद सकते हो लीसो ऐप के ऊपर से। कौन हरियाणवी इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बना है? इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। किसा स्वाद चाहिए भाई? अमित डांडा, किस तरह का स्वाद चाहिए बताओ शाबाश जी। जो थे पोलर को खाली करने का आदेश, स्त्रियां का मामला चल रहा है उड़ा। भगवान बुद्ध की मूर्ति भी मिली है, बिल्कुल। नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास दो गांव थे। नू तो जो सारे डिटेल में जान लगा तो सारा सौदा हो जाएगा। सी करें दिनेश रावल, दीपक अग्रवाल, बिल्कुल सही है। तुषार दहिया सोनीपत के खरखोदा के रहने वाले हैं, और ये जो है इंग्लैंड में क्या बने, सबसे युवा डिप्टी मेयर बने हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न एचएसएससी बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे भी हैं, 4-5 बार पूछे। तो सोनीपत के खरखोदा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं रहा? यानी केंद्र के अंदर जो मंत्री नहीं रहा उसका नाम आपने बताना है। राव बीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, प्रोफेसर शेर सिंह या फिर हीरालाल चुनारिया। बताओ भाई, बहुत एंडी पर्सन है। अरे प्राइवेट टॉम जेरी देख ले यार, क्यों बकवास कर रहा है? पूरे देख ले बेटा, ना टेंशन ले। झाड़ियों में लेकर जाओ इनको ना भाई। गलत कमेंट ना करे दरोगा साहब यार, इस तरह की बात ना लिख। नोट्स अगर लेने 89 507 0 2500। सी 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 कह रहे हैं। सी, वेरी गुड वेरी गुड। सी, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी। सारे सी कह रहे, बहुत बढ़िया, गजब है यार। देखम देख कहो होगा, आप श्री मो करो हो। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सी है। प्रोफेसर शेर सिंह बेरी से आते थे, और ये पहले हरियाणवी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पहले हरियाणवी हैं जो केंद्र में, जो केंद्रीय मंत्री बने थे। हरियाणा से आने वाला ये पहला बंदा है जो सेंटर में मिनिस्टर बना था, तमिलनाडु। ये पहला बंदा था प्रोफेसर शेर सिंह। इंदिरा गांधी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में। पहला बंदा ये था। ईपीब सी लिखा राहुल योगिता, ईपीब सी लिखा सॉरी। कौन समझ में आई बात है? देखो, राव वीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, कृषि और सिंचाई मंत्री। ठीक है, कृषि व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव मोदी सरकार के अंदर कौन सा मंत्रालय इनके पास? पर्यावरण, वन और जलवायु। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है। प्रोफेसर शेर सिंह इंदिरा गांधी सरकार में। नू पूछ ले कि हरियाणा का वो पहला शख्स कौन सा था जो केंद्र के अंदर मंत्री बना था, तो प्रोफेसर शेर सिंह बने थे। हीरालाल चुनारिया, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के पहले सांसद थे ये। ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। और कौन से प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था? फटाफट बताने का काम करिएगा। किस प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व हीरालाल चुनारिया के द्वारा किया गया था? तो ये तीनों ऊपर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। हीरालाल चुनारिया मंत्री नहीं बने, वो सांसद तक ही पहुंचे थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली अकेली हरियाणवी महिला कौन है? बताइएगा शाबाश। तुझे पाकर भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा, तुझे पाकर भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा जितनी मैंने तुम्हें बिना पाए की है। बस देखे जांदा डाकी। बी कह रहे हैं, बी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली। इस पर्सन को आज तक एचएसएससी की इस पर्सन के ऊपर नजर नहीं गई यार, शर्म की बात है, जानी चाहिए। बहुत हमारे लिए
गौरव की बात, कुमारी सैलजा सर्वाधिक बार महिला एमपी बनने का रिकॉर्ड है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार एमपी बनी है 6 बार, ठीक है। हिसार जिले के परबुआड़ा गांव की बेटी है, हमारा नजदीक की बिल्कुल नजदीक के पड़ा है। तो ये कुमारी सैलजा जो सबसे ज्यादा बार 6 बार एमपी, वर्तमान में सिरसा से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी से। सुचेता कृपलानी की के बात याद रखनी है, अब किसी भी प्रदेश की पहली महिला सीएम, ठीक है, पहली महिला सीएम। इसके अलावा याद रखना कि संविधान सभा की 15 सदस्य, ठीक है, संविधान सभा जो थी, संविधान सभा की 15 महिला जो थी, 15 लुगाई थी, 15 लुगाइयां में हरियाणा से एकमात्र कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। टोटल 15 लोग संयुक्त पंजाब के लिए संविधान सभा में गए थे, 15 में से 9 लोग हमारे किसके थे? हरियाणा के थे। सबसे सक्रिय व्यक्ति कौन थे संविधान सभा के अंदर? कल हमने पढ़ा था ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव सबसे क्या थे? बिल्कुल सबसे सक्रिय थे, और उन्होंने 2 चीजों की मांग उठाई थी, बोले एक तो दारू पर कानून बनाओ, दूसरा किस पर बनाओ? गौ हत्या के ऊपर कानून बनाने का काम किया, ठीक है। 9 हरियाणा के थे, 15 टोटल संयुक्त पंजाब के थे। महिलाओं में सिर्फ एकमात्र थी, कौन सी थी वो? सुचेता कृपलानी थी। और एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित कौन है? अरुणा आशफ गांगुली। जन्म 1909 के अंदर पंचकुला के कालका के अंदर हुआ था। वैसे जो है गांगुली जो गोत्र है वो कड़ा मिला है, पश्चिम बंगाल में मिला है। इनके फादर जो थे वो कई साल पहले एक बस गए थे। 1909 के अंदर कालका के अंदर जन्म हुआ था, पंचकुला के अंदर। इसको के कहा जा रहा है 1942 की ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। 1942 की ग्रैंड ओल्ड 1942 की हीरोइन, सॉरी 1942 की हीरोइन कहा जाए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। 1942 की हीरोइन कहा जाता है इसको, ठीक है। और दिल्ली की पहली महापौर कौन बनी थी? दिल्ली की पहली महापौर भी यही बनी थी साल 1997, 1997 के अंदर जो था। इनको किस पुरस्कार से नवाजा गया था? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, नागरिक सेवा के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत रत्न कहते हैं, ठीक है। 1997 के अंदर दिया गया था। 1942 की हीरोइन, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी भी इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। 1997, 1997 किस एक ने और मिला था इस साल? किसने मिला था? एक दो बंदा और था। 1997 के अंदर इसको किस चीज से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया। तो अरुणा आसफ गांगुली, याद रखना है, कालका की रहने वाली है। ओके है, आ गया समझ में? यूपी की पहली महिला सीएम थी, बिल्कुल सही है। 1942 के आंदोलन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से भाग लिया था। विस्तारित चिरायु भारत आयुष्मान भारत योजना, 3 लाख से अधिक आय वाले परिवार का वार्षिक भुगतान कितने रुपए में प्राप्त कर सकते हैं? गुड़गांव यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताएगा। करंट अफेयर अभय पांडे जरूर करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी चीज करवाऊंगा, जुड़े रहियो आप। जी हाँ, क्लास जो है मंडे से, सोमवार से जो है क्लास वो 4 बजे रहेगी। कल की छुट्टी है, सोमवार को क्लास 4 बजे रहेगी, ठीक है। ऊपर पिन कर दिया है, 4 बजे रहेगी। देखो, एक योजना चली थी 2018 के अंदर, जिस योजना का नाम क्या था? आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंदर। इसी योजना को थोड़ा सा बदल दिया गया हरियाणा में। तारीख थी 21 नवंबर, 21 नवंबर 2022 को जो है इस योजना को बदल करके इसका नाम क्या रख दिया? इसी योजना का नाम रख दिया चिरायु योजना, ठीक है। चिरायु योजना। इस योजना में क्या है? 1,80,000 रुपए से कम जिनकी इनकम है वो चिरायु योजना के तहत बिल्कुल फ्री है, यानी उनका 5 लाख का इलाज होगा। 1,80 से लेकर जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, उनको जो है 1,500 रुपए वार्षिक देना है। पूरे परिवार का 5 लाख तक का बीमा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में, उसको 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। और 6 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप देख लो किसके अंदर आऊगा। बी है, 3 से 4,000 इस कैटेगरी के अंदर यो आने लग रहा है। 3 से लेकर के 6 लाख इस कैटेगरी के अंदर आओ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया प्रश्न था। 21 नवंबर 2022 को चिरायु योजना की शुरुआत हुई थी। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा में साल 2006 के अंदर शुरू हुई थी? देवी रक्षक योजना, लाडली योजना, मारा गांव जगमग गांव योजना, या फिर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना? ये 3 किताब है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट बहुत गजब की चीज है। ये एक भी प्रश्न आपको जो करंट अफेयर छोड़ के इस मोटी किताब में से बाहर नहीं जाएगा।
आप देख लेना, पेपर होगा, सारे क्वेश्चन इसी किताब में से आपको मिलेंगे, हरियाणा वाणी के नाम से। ये करंट अफेयर हरियाणा वाणी के नाम से, तीनों किताब पूरे हरियाणा के किसी भी बुक डिपो के ऊपर आप ले सकते हो, सब जगह अवेलेबल है। अगर आप नोट्स लोगे 2699 में 13 नोट्स अलग से हैं, 3 किताब ये साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देवी रक्षक योजना किस लिए चलाई गई थी? बी बी करें सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवी रक्षक योजना ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2003 को जो है देवी रक्षक योजना, देवी का पे किसने कहा वहां? देवी, लुगाई ने कहा वहां देवी, ठीक है। उसकी रक्षा को करोगे जब उसका सुहाग का कि में दिक्कत हो जाएगा, उसका घराड़ा का है, मान लिया मर जाए उसका घराड़ा कोई काम करता करता, तो उसको 1 लाख रुपए, अपंग हो जाए तो 50,000 रुपये को, आंगले उंगले टूट जाए तो 25,000 रुपये, यानी सुहाग की रक्षा करना सामाजिक पेंशन के दायरे के अंदर ये सौदा हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2003 को जो है परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए थे, अंग भंग होने पर 50,000, छोटी को दिक्कत हो तो उसमें फिर कितने थे? उसमें 25,000। इतना कोई कौन पूछा, बस नो याद रखना, सामाजिक पेंशन योजना थी देवी रक्षक योजना, बस डेट याद रख लियो आप इसकी, 2 अक्टूबर 2003, बस इतनी बात आपने याद रखनी, ठीक है। इसके बाद लाडली योजना फटाफट बताइए किस चीज में थी? बालिका वर्ष 2006, बिल्कुल सही है। प्लेलिस्ट बनवा दी, टारगेट एसएससी आज करवा दी। परिवार बीमा तो है, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना तो लिख क्या है? लडली नहीं, लाडली आओगा, लाडली योजना। जी बिल्कुल सोनम, सही बात है, बताइएगा शाबाश। लाडली योजना के बारे में बताइएगा। देवी रूपक, ये देवी रक्षक है, ठीक है। देवी रूपक, रूपक क्या थी? देवी तो लुगाई, रूपक उसका रूप नहीं बिगड़ा है। वो कुकर कौन बिगड़ेगा? जब जनसंख्या नियंत्रण होगी, कम बालक जमा गया, तो उसका रूप कौन बिगड़ा है? जहां तो उसका नाम देवी रूपक योजना है, समझ गए? 2002 अभय पांडे, देवी रूपक योजना, यानी रूप कौन बिगड़न देना उसका, जनसंख्या गणे को नहीं करनी हो तो, या जनसंख्या नियंत्रण खातर थी। और यह जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, समझ में आएगी? लाडली योजना जो थी 15 अगस्त 2005, 15 अगस्त 2005 को जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर जो है लाडली योजना का लक्ष्य क्या था? गिरते लिंगानुपात को, गिरते लिंगानुपात को संभालना था, ठीक है। गिरते लिंगानुपात, लिंगानुपात की कमी जो थी उसको दूर करने का काम था, ठीक है। हमारा गांव जगमग गांव योजना मनोहर लाल खट्टर की योजना है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए जो है हमारा गांव जगमग गांव, इस योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कब करी गई थी? बिल्कुल सही है, 2015 हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी। और 2006 1 अप्रैल के दिन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। 1 अप्रैल 2006 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, ये भी एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। रूपक वाली परिवार नियोजन, रक्षक वाली रक्षा करना, समझ में आएगी? दयालपुर कुरुक्षेत्र, जी बहुत बढ़िया बेटा। राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया है? देखो भाई, पद्मश्री लब करंट अफेयर कर था आज, और करंट अफेयर का तत्व याद रखना। अब की बार 2025 में, पहले 2024 आ जाओ, 2024 में 4 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजने का काम किया था। फटाफट पहले तो उन 4 के नाम लिखो। 2025 में 4 से घट करके कितने बंदे हो गए? 2025 में 2 हो गए। फटाफट लिखो, कल की ब्रेन परसों की क्लास में जिक्र हुआ था, 2024 के 4 बंदों के नाम लिखो। डॉक्टर हरिराम और थे जिसके अंदर, रामचंद्र सिहाग है जिसके अंदर, महावीर गुड्डू है, गुरविंदर सिंह है, 4 थे। अरे 4 2024 में जिनको पद्मश्री मिला उन 4 के नाम बताओ। 25 साल लंबे लिखने लग रहे हैं। अरविंदर सिंह, अरविंदर सिंह तीरंदाजी से हैं, हरियाणा के कैथल जिले से हैं। दूसरा नाम आता है संतराम देसवाल, संतराम देसवाल, कंक्रीट के जंगल जो किताब लिखी थी, संतराम देसवाल, ठीक है। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, शिक्षा और साहित्य, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। जन्म इनका झज्जर जिले के अंदर हुआ था, रवा शायद सोनीपत में है। बिल्कुल सही है, गुरविंदर सिंह, हरिओम, रामचंद्र सिहाग और महावीर गुड्डू। ओके, वेरी गुड।
बिल्कुल 2024 में 4 लोगों को मिला था। डॉक्टर अरियोम जो था, अरियोम को खेती के क्षेत्र में मिला था। दूसरे नंबर के ऊपर रामचंद्र सिहाग, रामचंद्र सिहाग डॉक्टर हैं ये भी, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मिला था। तीसरे नंबर के ऊपर महावीर गुड्डू, इनको जो था कला के क्षेत्र में मिला था। चौथे व्यक्ति हैं गुरविंदर सिंह, इनको सामाजिक कार्यों के लिए मिला था। 2025 में 2 लोगों को मिला है। अरविंदर सिंह तीरंदाजी, कैथल जिला से संबंध रखते हैं, इनको पद्मश्री मिला है। दूसरा नाम आता है संतराम देसवाल, झज्जर जिले के रहने वाले हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। सोनीपत में नौकरी करते थे, शायद वहीं रहते हैं सोनीपत के अंदर, ऐसा कुछ मैंने सुना था, पता नहीं पड़ा था। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताए लोअर डिवीजन क्लैरिकल के अंदर। एकलव्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, भीम पुरस्कार या फिर विक्रमादित्य। जल्दी जल्दी कमेंट करो, बस आ गया 1 मिनट में। ये तीनों की तीनों किताब लेनी हो तो लीसो ऐप के ऊपर आप चले जाइएगा, लीसो ऐप के ऊपर मिल जाओगे, ठीक है। नहीं तो आप नोट्स अगर आप खरीदोगे तो नोट्स के साथ में मिल जाओगे। आओ फटाफट, बस 2 मिनट। सब प्रोटीन की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सही उत्तर है। चलिए भाई, सबसे पहले आ जाओ एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार सबसे पहले याद रखना, तर्ज किसकी तर्ज पर दिया जाओ है? भीम पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाओ है? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाओ है। किसको दिया जाओ है? जूनियर खिलाड़ियों को। अच्छा, देखिए कि जाओ इसमें पिछले 2 साल की उपलब्धि, ठीक है। पिछले 2 साल की उपलब्धि जो है वो देखी जाओ है। एकलव्य 1 यानी इसमें इनामी राशि कितने रुपए हैं? 1,00,000 रुपए, ठीक है। जीवन में एक बार ही मिलेगा ये, ठीक है, जीवन में एक बार मिलेगा। इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार जो है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? टोटल 5 दिए जाते हैं, ठीक है। टोटल 5 दिए जाते हैं। 3 तो दिए जाऊं व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर, व्यक्तिगत। 2 दिए जाओ टीम इवेंट के अंदर, ठीक है। टोटल कितने दिए जाओ हैं? 5 देने का काम किया जाओ टोटल। समझ में आ गई? हेलो, हाँ जी सर, क्लास में हूँ, बाद में करूँ, ठीक है। किसकी तर्ज पर दिया जाता है? भीम पुरस्कार की तर्ज पर जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। जीवन में एक बार दिया जाता है। 1,00,000 रुपए जो है इसके तहत कितने रुपए है? इनामी राशि है। 5 जो है, 5 कैटेगरी अलग अलग जो है, 5 कैटेगरी, जिसमें 3 तो किसकी हैं? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की है, और 2 अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2 जो है टीम इवेंट के अंदर दिया जाता है। 1,00,000 रुपए, 2 साल की उपलब्धियां देखी जाती हैं। तरज किसकी दी जाती है? तो याद रखना अपना, तरज जो है भीम पुरस्कार की। गुरु वशिष्ठ, गुरु का काम क्या होता है? कोचिंग देना। तो ये जो वशिष्ठ पुरस्कार जो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। 2,00,000 रुपए इनामी राशि इसके तहत दी जाती है, ठीक है। भीम अवार्ड आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भीम अवार्ड देखो भाई, सबसे पहले उड़ते ठालो तरज, किसकी तरज पे दिया जाओ है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की जो सेंटर का अर्जुन पुरस्कार, उसके तहत दिया जाओ है। पिछले 4 साल की उपलब्धि, ठीक है, पिछले 4 साल की उपलब्धि देखी जाती है। जीवन में एक बार ही मिलेगा यो पुरस्कार भी भाई किसी भी खिलाड़ी ने। इसके तहत इनामी राशि कितनी है? 5,00,000 रुपए। गल्लक है 5,000 रुपए प्रति महीना। पेंशन भी मिलेगी, मासिक पेंशन, ठीक है। मासिक पेंशन भीम पुरस्कार प्राप्त को देने का काम कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल जो है इस पुरस्कार को देने का काम करता है, ठीक है। टोटल भीम पुरस्कार 1 साल में कितने लोगों को मिलता है? 11 लोगों को जो है 1 साल में 11 अलग अलग कैटेगरियों के अंदर मिलता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है जी। अर्जुन पुरस्कार 1961, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आएगी। अर्जुन पुरस्कार की तर्ज के ऊपर इस पुरस्कार को दिया जाता है। 4 वर्षों की उपलब्धियां देखी जाती है। 5,00,000 रुपए इनामी राशि राज्यपाल देने का काम करता है। 5,000 रुपए पेंशन, ठीक है। व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर 5 लोगों को दिया जाता है। टीम इवेंट में 3 लोगों को दिया जाता है। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 2 पैरा खिलाड़ियों को दिया जाता है 10, और 1 मानसिक रूप से जो बाधित खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय राजा था, ठीक है, न्याय करया करता। तो मैच रेफरी जो होते हैं, रेफरी को जो है पुरस्कार दिया जाता है। विक्रमादित्य पुरस्कार हर साल 1 दिया जाता है, और इसमें भी इनामी राशि कितने रुपए हैं? 2,00,000 रुपए इनामी राशि है।
किस किस का समझ में आ गया? किस किस का समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। रिपीट करने की आवश्यकता है को नहीं। विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनका नाम त्रैप्रियाला बना दिया। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, कोचिंग देने का काम किया जाता है। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है? ओके है? एक बार सारे ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो और लाइक भी ठोक दो एक बार सारे के सारे। अगली जो सोमवार को हमारी मुलाकात होगी वो क्लास 4 बजे होगी, ये चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है? अगली क्लास 4 बजे होगी सोमवार को। कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार की क्लास 4 बजे होगी, ठीक है? हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा इतिहास और संस्कृति जो अकेडमी जो है, इसका मुख्यालय अंजू चहल, रिंकू, प्रिया गोस्वामी, चिंटू, पूजा, रवि, सुनीता, गुड्डू, फोकस ऑन टारगेट जी, सोनू, सोना, बाबू, सारे आगे भाई। देखो, हरियाणा लगभग जितनी भी एकेडमी है हरियाणा की, ठीक है, उन सब का मुख्यालय एक ही जगह पर है, पंचकूला। लगभग एकेडमी आप देखोगे सबका मुख्यालय कड़ा है पंचकूला के अंदर है। हरियाणा साहित्य इतिहास एकेडमी जो है, इसका जो था गठन कब हुआ था? तो गठन 2006 के अंदर हुआ था, ठीक है? और 6 के अंदर जब गठन हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कौन सा था? याद रखना, हरियाणा का गुरुग्राम जो था इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है? इसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया था 2009 के अंदर, ठीक है? 2009 के अंदर। और बाद में जो है 2016 के अंदर जो था, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव से ट्रांसफर करके हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर लाया गया। यानी अब हरियाणा संस्कृत और इतिहास अकादमी जो है, इसका मुख्यालय कोई पूछे तो कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसका जो अध्यक्ष जो भी होगा, जितनी भी अकेडमी है उनका अध्यक्ष मौके का मुख्यमंत्री होगा। तो नायब सिंह सैनी जो है वर्तमान समय में क्या है? इनके अध्यक्ष हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है? कौन है? नायब सिंह सैनी। बस इतनी दो बात आपने याद रखनी, घनी बड़क टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कुरुक्षेत्र है, ये साल सुल भी गठन याद रख लियो, 2016 के अंदर हुआ था। ये भी ना याद रखियो, चाहे ये भी ना याद रखियो। पहला गुड़गांव था, ईब कौन सा है इसका? ईब कुरुक्षेत्र बना दिया इसका। क्रांति बैच सीईटी का जो बैच जो है, ये लीसो ऐप के ऊपर बहुत सारे ऐप हैं, बैच है। हरियाणा प्रदेश का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और जेन्युइन एजुकेशन मिलती है, लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये सारे 16 नोट्स हैं, रामबाण नोट्स हैं, 7,000 के करीब इसके अंदर सॉल्यूशन के साथ में एमसीक्यूज दिए गए, साथ में थ्योरी गई है। 89,507,89,50500 पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। सूर्य सतकम एक किताब है, इसको किसने लिखा था? सीनियर साइंस असिस्टेंट 2023 के अंदर पूछने का काम किया था। कवि मयूर भट्ट, पंडित विद्याधर गौड़, बाण भट्ट या फिर शिव नारायण शास्त्री, किसके द्वारा सूर्य सतकम लिखा गया था? बताइएगा शहबाज, सूर्य सतकम किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बढ़िया भाई। एक और किताब थी इनकी, मयूराष्टक, मयूराष्टक किताब भी किनकी थी? इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। विद्याधर शास्त्री के द्वारा क्या लिखा गया था? भगत फूल सिंह चरितम, भगत फूल सिंह चरितम। इसके अलावा संस्कृत का एक और ग्रंथ था विद्याधर शास्त्री का, विवाह पद्धति, ठीक है? विवाह पद्धति, ब्याह को कुकर होना चाहिए, उस किताब में देख लियो कुकर होना चाहिए। फिलहाल किताबों से इश्क करिए, वो आपके साथ में कभी बेवफाई नहीं करेंगी, गारंटी देता हूं। एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, ठीक है? फूल सिंह चरितम, विवाह पद्धति। बाण भट्ट ने कौन सी किताबें लिखी थी बाण भट्ट के द्वारा? हरस चरित, हरस चरित नामक किताब लिखी थी। इसके अलावा कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास था जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? तो मयूराष्टक ने सूर्य सतकम और ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? इसी शख्स के द्वारा लिखी गई थी। अगर उड़ तक समझ में आ गया तो फटाफट बताने का काम करिएगा, बताइएगा बस यहां तक समझ में आ गया हो तो। हेलो, क्लास में हूं, बस 15-20 मिनट की। हाँ, चंडी शतक, ये चंडी शतक भी किसकी लिखी हुई? तो याद रखना, चंडी शतक भी बाण भट्ट की लिखी हुई किताब थी। कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी अनुवाद किसने किया था? बताओ शाबाश। कालिदास के जो मेघदूत नामक किताब जो है, उसका हरियाणवी अनुवाद
सिंह ने, माधव प्रसाद मिश्र ने, रामेश्वर दयाल शास्त्री ने, या फिर गुलाम कादिर हुसैन ने? किसने हरियाणवी अनुवाद करने का काम कालिदास के मेघदूत का किया था? बताओ शाबाश। सिंह ने क्या किया? सिंह ने हरियाणवी गीतांजलि लिखी थी। हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? देखो, हरि सिंह के द्वारा क्या लिखी थी? हरियाणवी गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हरियाणवी के अंदर लिखी थी हरि सिंह ने। माधव प्रसाद मिश्र ने कहानी लिखी थी। कहानी का नाम क्या है? लड़की की बहादुरी। ठीक है, लड़की की बहादुरी। और ये लड़की की बहादुरी हरियाणा की क्या थी? हरियाणा की पहली कहानी थी। ठीक है, और हरियाणा की दूसरी कहानी को आपसे पूछे तो कौन सी थी? डाकी डाब खाना। ठीक है, ये नानक चंद शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। रामेश्वर दयाल शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? मेघदूत का जो था हरियाणवी के अंदर अनुवाद करने का काम किसने किया था? बिल्कुल थानेश्वरी जो था उसने किया था, अहमद बख्श थानेश्वरी। ठीक है, रामेश्वर दयाल शास्त्री आपने याद रखना, ये वो शख्स है जिसने कालिदास का जो मेघदूत जो है उसका किसके अंदर अनुवाद करने का काम किया था? हिंदी के अंदर अनुवाद करने का काम किया था। गुलाम कादिर हुसैन की एक रचना जैसे ऐसी बार बार पूछे है, कौन सी है वो? दाहिने हाथ का शंख। ठीक है, दाहिने हाथ का शंख, शंख। और एक और है राममाल। पूछी तो कौन गई आज तक? यार राममाल, राममाल और दाहिने हाथ का शंख बहुत बार पूछी है। गुलाम कादिर हुसैन की रचना थी। समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख दो भाई उर तक। ओके है, आगे चला, आगे चला के? जी, खुदा बख्श ने रामायण, अहमद बख्श थानेश्वरी। निम्न आभूषणों में से गले का आभूषण बताएं कौन सा है? बताओ भाई, गला में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? फटाफट बताइए शहबाज। पीडीएफ सारी मिल गई, पिछली एक भी पीडीएफ बाकी नहीं है। नर्सिंग जीएनएम स्पेशल, ओके। नर्सिंग वाले गणी है, सॉरी यारी। बताओ भाई, इसका उत्तर बताओ। बी कह रहे हैं। अतपुल, गोखरू, गजरा, चूड़िया का बीच में पहरा जाओ लंगर है लिए बेन बिरडाना भी। चांदी का बना होता है ये किसके आभूषण है? हाथ के आभूषण है। ठीक है, असली चौकी, जालरा, कंठी, ये किसके आभूषण है? गले के आभूषण है। ठीक है, शीशफुल, बोरला, ये सिर और माथे के आभूषण है। ठीक है, सिर और माथे के आभूषण है। पुरली, नकेसर, लौंग, ये किसके आभूषण है? ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। पूछता है प्रश्न, लगभग प्रश्न यहां से। तो कौन सा बच गया? बी जो है बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। पंडित रामकिशन व्यास के एक प्रसिद्ध हस्ती है, ये किस क्षेत्र से है? एचएसएससी सिविल के अंदर पूछा गया, 2015 में पूछा गया था प्रश्न। उसके बाद एक दो बार और पूछा गया है। रामकिशन व्यास हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद के रहने वाले थे। पंडित मांगेराम के शिष्यों में से एक थे ये। मांगेराम को हरियाणा के अंदर जो है कवि शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? पंडित मांगेराम को कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास, संगीत का तानसेन, सूर्य कवि, ये किसको कहा जाता है? तीनों नाम लक्ष्मीचंद के हैं। तो हरियाणवी सांग करते थे, नारायणोंद के रहने वाले थे। अभी पीछे ही डेथ हुई है, 10-15 साल पहले हुई होगी शायद। नारायणोंद के रहने वाले थे, याद रखना आपने। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कौन से तीर्थ से है? पूरे हरियाणा जीके में से प्रश्न आएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध पूछ रहे क्या है, किससे है?
सबसे पहला है कुरुक्षेत्र का कमलनाथ तीर्थ, ठीक है, कमलनाथ तीर्थ याद रखना, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। बहुत पहले हमारा जिक्र हुआ था कि भगवान विष्णु बैठे हुए थे, भगवान विष्णु की नाभि से जो है एक भगवान ब्रह्मा कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ आप जाकर के सृष्टि की रचना करने का काम करिएगा। तब सबसे पहले कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा इसी कमलनाथ तीर्थ के ऊपर आए थे, और उसके बाद यहां से जो है कमलनाथ तीर्थ के ऊपर आए थे, उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना करने का काम किया था। तो कमलनाथ तीर्थ किसको समर्पित है, याद रखना, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। आपगा तीर्थ जो है एक नदी हुआ करती थी ऋग्वेद के अंदर, जिसका नाम था आपिया, आपिया नदी के किनारे है, ये भी खड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और ये जो कुबेर तीर्थ जो है, इसी कुबेर तीर्थ के ऊपर कहते हैं कि भगवान कुबेर जो थे उन्होंने यज्ञ करने का काम, यज्ञपति कुबेर ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, और इसी के पास में जो है चैतन्य महाप्रभु की कुटिया है, ठीक है। मार्कंडेश्वर जो है, मार्कंडे ऋषि जो थे यहाँ पर तपस्या करने का काम किया करते थे। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा विज्ञान रत्न 2022 के लिए किसको चयनित किया गया है, हरियाणा विज्ञान रत्न 2022 के लिए किसको चयनित किया गया है, अरविंद कुमार, राजकुमार, दलीप दोहन, चंद्र प्रकाश, सुरेश, प्रवीण गुप्ता, सत्यनारायण और सजन, बताइएगा शाबाश। अगली जो क्लास होगी, कल की भी छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है, कल मेरा एक सेमिनार है, मोटिवेशनल सेमिनार, अगरवा के अंदर एकेडमी है पारस, वहां पर है। जो भी साथी आसपास के आ सकते हैं, सुबह 11 सवा 11 बजे का टाइम है, जो अगरवा जिला हिसार के आसपास के हैं, वहाँ कल सेमिनार है, कल क्लास नहीं होगी, परसों एक दिन का रेस्ट भी चाहिए, संडे को, मंडे को, सोमवार को 4 बजे क्लास होगी, 3 बजे की बजाय, ठीक है। ओके है। देखो भाई, हरियाणा विज्ञान रत्न पूछ रहे, क्या है विज्ञान रत्न है, दो तीन चीजें आपने विज्ञान रत्न की जो है, हेलो, दो तीन बात याद रखनी है भाई। गणिये बड़ गिर से बताओ से बस, लड़ेगी कदी मेरे जचगी, नागिन का तड़फाया हुआ नाग, वेरी गुड, ए कह रहे सारे बच्चे, सही है, मान लूं, बिल्कुल सबका सही है, अरविंद कुमार और राजकुमार। अच्छा, हरियाणा विज्ञान रत्न में इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है, फटाफट कमेंट करो, ढीले ना पड़ो। हरियाणा विज्ञान रत्न में इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है, देखो ये जो है 40 साल से ऊपर, ठीक है, 40 साल से ऊपर के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है। अरविंद कुमार और राजकुमार, इन दोनों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनामी राशि फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप। बिल्कुल सही है, जय गुरु सबसे पहले सही उत्तर दिया है। 5 लाख रुपए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा 40 साल से ऊपर के हैं उसका साइंस के क्षेत्र में दिया जा, उसका नाम है हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड। 40 से कम वालों को युवा विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है, उसमें 1 लाख रुपए इनामी राशि है, ठीक है। क्रांति बैच लीसो ऐप के ऊपर जरूर डाउनलोड करें, 199 रुपए के अंदर पूरे सीईटी की आपको कोचिंग दी जाएगी। स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये 16 नोट्स बहुत रामबाण चीज है, 75 प्लस का स्कोर हो जाएगा, 89 507 025, इस नंबर के ऊपर कॉल करके मंगवा लियो। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न, ठीक है, ये 40 साल से कम उम्र के, 40 साल से कम उम्र के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए दिया जाता है। 1 लाख रुपए इसके तहत जो है इनामी राशि देने का काम किया जाता है। और ये 2023 के अंदर जो है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, फटाफट कमेंट करके आप बताइएगा। भाई लीसो ऐप का लिंक कहां ओपन नहीं हो रहा, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लीसो लिखिए। बताओ किस किस को, निहाल सिंह, चिन्मय चौधरी, आलोक पंडित, पवन कुमार, परमवीर और चिराग जैन, बिल्कुल सही है सी, परमवीर और चिराग जैन, इन दोनों को जो है याद रखना, हरियाणा युवा विज्ञान अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया। दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। उम्र कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए, बस यह बात आप याद रख लियो। हरियाणा की जींद रियासत का पहला शासक कौन था, फटाफट बताइएगा शाबाश। कि जो जींद रियासत जो थी, करंट अफेयर सारी करवाऊंगा, एक दिन स्पेशल मेगा क्लास होगी करंट अफेयर की, लंबी क्लास होगी, उसके अंदर सारी आपको करवा दूंगा, टेंशन ना ले आप। हरियाणा की जींद रियासत, देखो हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत पूछे आपसे, हरियाणा की सबसे पहली रियासत पूछा आपसे,
हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत आपसे पूछे, क्योंकि जींद रियासत में 447 गांव थे। जनसंख्या कोई आपसे जींद रियासत की पूछा तो लगभग 5 लाख के आसपास जनसंख्या थी। ठीक है, तो कौन था वो राजा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शाबाश, ए कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। रणबीर सिंह जो था, रणबीर सिंह, रणबीर सिंह जो था, रणबीर सिंह जींद रियासत का अंतिम शासक था, आखिरी शासक था रणबीर सिंह। तो राजा गजपत जो था, राजा गजपत सिंह ने क्या की थी, जींद रियासत की स्थापना करने का काम किया था। और जो राजा गजपत सिंह जो है, एक बार एचएसएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि इसको राजा की उपाधि किस बंदे ने दी थी, तो आपने याद रखना है शाह आलम। शाह आलम जो था मुगल बादशाह, उसने इसको राजा की उपाधि देने का काम किया था। गंगाराम कोल जो था वो जींद रियासत का क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो है सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो जींद रियासत के द्वारा दिया गया था। कमेंट करके बताइए, जींद रियासत की राजधानी कौन सी होती थी। जो हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे पहली रियासत, सबसे पुरानी रियासत थी, राजा गजपत सिंह ने इसको शुरू किया था। रणबीर सिंह जींद रियासत के अंतिम शासक थे। शंभू दयाल इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। गंगाराम कोल जो थे वो इसके प्रधानमंत्री थे। 5 लाख की जनसंख्या होती थी जींद रियासत के अंदर। सिर्फ इतना बता दीजिए आप मेरे को कि राजधानी कौन सी होती थी जींद रियासत की। जतिन गिल ले दिया नाम, बता भाई। जी प्रत्युषा, मनमोहन सिंह और शंभू दयाल दरबारी कवि। बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही है, पटियाला नहीं, पटियाला रियासत के साथ में इनके रिश्ते अच्छे थे। संगरूर, ठीक है, याद रखना, संगरूर जो है जींद रियासत की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, संगरूर हुआ करती थी जींद रियासत की राजधानी। सभी साथी जो जुड़े हुए एक बार लाइक जरूर कर दें क्लास को, एक बार इतना काम आप जरूर करिएगा। हरियाणा राज्य में लगातार क्रम में कितने मुख्यमंत्री बने हैं। क्रमानुसार हरियाणा राज्य के अंदर संगरूर नहीं, संगरूर। राहुल चौहान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे मुख से कहूंगा तो गड़बड़ हो जाओगी, सबसे बड़ी रियासत है जी। रिंकू सीमा और खिदड़, संदीप कुमार, सुनीता, विकास लांबा। वेरी गुड, सबके सही उत्तर हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। 11, 11 किस हिसाब तक हो। लगातार क्रम में पूछ रहे, क्या लगातार क्रम में, लगातार क्रम में पूछ रहे क्या है। राधे राधे। अरे 11 तो व्यक्तिगत रूप से पूछा नहीं, तो 11वां नंबर का है, नायब सिंह सैनी, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत रूप से नो पूछा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के अंदर कितने मुख्यमंत्री बने, कितने आदमी बने, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा 11। लेकिन लगातार क्रम का मतलब इसमें क्या हो गया, लगातार क्रम का मतलब ये हो गया कि शुरू से लेके भगवत दयाल से लेकर के उर तक लगभग कितने आदमी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन लिए, ये बात पूछ रखी है। मनोहर लाल खट्टर 10 में थे, व्यक्तिगत क्रम के अनुसार 22वें मुख्यमंत्री हैं। 11 व्यक्ति बन चुके हैं हरियाणा के अंदर। 9 का आंकड़ा, एनसीआर जो है, एनसीआर के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं, 9 जिले आते हैं। इसके अलावा 6, डॉक्टर जसबीर के अनुसार मिट्टियों की संख्या कितनी है, याद रखना है। हरियाणा की मिट्टियों के बारे में डॉक्टर जसबीर के द्वारा कितनी मिट्टियां बताई गई हैं, तो 6 प्रकार की मिट्टियां डॉक्टर जसबीर के द्वारा बताई गई है। हरियाणवी की बोलियां कितनी है, तो बोलियां भी 6 हैं, ठीक है। हरियाणवी की बोलियां कितनी है, तो बोलियां भी 6 ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, फटाफट बताइएगा शाबाश। साक्षरता की दृष्टि से 11वां, 15वां, 5वां, 18वां। 18वां स्थान किसके नंबर से है, ये तेरा काम की कौन है, रहने दे। जनसंख्या, ठीक है,
जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा नंबर है? 18वां नंबर है। 5वां नंबर किसके मामले में है? जनघनत्व के मामले में। साक्षरता दर के मामले में 15वां है। 11वां जो है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है? जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में हरियाणा के अंदर नंबर कौन सा है? तो आपने याद रखना है, वो 11वां है। साक्षरता दर के मामले में हरियाणा के अंदर नंबर कौन सा है? 15वां है। पुरुष और महिला साक्षरता और बताइएगा बस। पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा नंबर है? और महिला साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा नंबर है? पुरुष साक्षरता दर में 12वें नंबर के ऊपर है। महिला साक्षरता दर में कितने नंबर के ऊपर है? 18वें नंबर के ऊपर है। महिला वाले में 18वें में, पुरुष वाले में कितना है? 12वें में। जनसंख्या वृद्धि के अंदर 11वां स्थान था। जनसंख्या के मामले के अंदर देश के अंदर स्थान कौन सा है? 18वां है। जनगणतव के मामले में 5वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर में 12वां स्थान है। महिला साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ओके रिपोर्ट है? फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर समझ में आ गया तो। ओके रिपोर्ट है? समझ में आ गया? आगे चलूं? अरे समझ में आ गया क्या? फटाफट बता दो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत टॉप का प्रश्न है भाई। एक बार सारे साथी क्लास को लाइक करके देखो एक बार इस प्रश्न का। नहीं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 7 मार्च 2024, 25 मई को या फिर 5 मई को या फिर 5 मार्च को? बताइएगा शाबाश। देखो 7 मार्च 2024 को एक योजना शुरू हुई थी। योजना का नाम है HAPPY हैप्पी योजना। रोडवेज की बसों के अंदर जो हरियाणा रोडवेज की बसें जो है 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा, जिनकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है फैमिली आईडी के अंदर, ठीक है। हैप्पी योजना शुरू हुई थी। कौन सी तारीख को हुई थी? हैप्पी योजना याद रखना 7 मार्च 2024 को। 25 मई 2023 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? 25 मई 2023 को यही जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सुरक्षा योजना जो है 25 मई 2023 को शुरू हुई थी। इसके अंदर जो है 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे की डेथ होने पर कितने रुपए मिलते हैं? 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे की डेथ पर कितने मिलते हैं? 18 से 25 साल के डेथ के ऊपर कितने मिलते हैं? 25 से 40 साल के ऊपर कितने मिलते हैं? और 40 से ऊपर वाले कितने मिलते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है, 1 लाख रुपए मिला अगर 12 साल तक का लड़के की किसी की मृत्यु हो जाओ तो। 12 से 18 में सीधा इसका डबल कर दो, 2 लाख। 18 से 25 की किसी की डेथ हो जाओ तो 3 लाख। 25 से 40 किसी की डेथ हो जाओ तो 5 लाख। और 40 से ऊपर हो जाओ तो 2 लाख रुपए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत दिए जाते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई? 12 से 18 नर्सिंग, ठीक है। यानी 12 साल तक का बालक की मृत्यु हो जाओ है तो कितने रुपए देव है? 1 लाख रुपए। 12 से 18 में कितने रुपए देव है? 2 लाख रुपए। 18 से 25 में 3 लाख रुपए। 25 से 40 या एज मानी जाओ सबसे बेस्ट, क्योंकि इसी एज में जो है आदमी कमान लागा है। अगर किसी ऐसे की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, और 40 साल से ऊपर हो जाए तो उसके कितने रुपए देती है? 2 लाख रुपए। 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर, ठीक है। ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से शुरू हुई थी, जिसके अंदर स्कूलों के बालकों का भविष्य खराब हुआ था। टैब बांटे गए थे, टैब स्कूलों के अंदर, ठीक है। और वो बेकार योजना रही, कोई सफल योजना नहीं थी। लोग तुड़वा तुड़वा के बालक उन टैबा का, उनका टैबा का लोग तुड़वा तुड़वा के बस पूछो ना के देखा कर दे आप तो जगरे कौन कर दे बुंडा मुंह करेगा। टैब बांटे गए थे, ठीक है। 5 मार्च 2022 को एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना नारायणगढ़, नारायणगढ़ कौन से जिले के अंदर पड़ता है? फटाफट बताओ। नारायणगढ़ से एक योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना नारायणगढ़ से शुरू हुई थी ये योजना। इसके तहत जो है हरियाणा के 15 लाख परिवारों को, ठीक है, कितने परिवारों को? हरियाणा के 15 लाख परिवार जो हैं
उनको बीपीएल से बाहर निकालना, ठीक है। बीपीएल से बाहर निकालना मतलब उनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम वाले बीपीएल में आ जाए हैं, उनको अपर श्रेणी में लेके जाना, उनकी इनकम बढ़ाने का काम करना इस योजना का हिस्सा था। समझ में आएगी? नारायणगढ़ यमुनानगर में पड़ा है, बिल्कुल शैली चौधरी। भाई क्वेश्चन तो 400-500 तो हो गए होंगे आराम से। जो नए साथी लेट जुड़े एक बार सभी साथी लाइक ठोक दो यार, इतना काम तो करते हो, लाइक का बटन होगा आपका द्वारा। अंबाला के नारायणगढ़ से मुख्यमंत्री स्तोदमी सारथी योजना शुरू हुई थी। 15 लाख परिवारों को बीपीएल से एपीएल में लेके जाने का लक्ष्य है। बस इतनी बात आपने याद रखनी। समझ में आ गई? 7 मार्च 2024 एपी योजना, रोडवेज की बसा में 1 किलोमीटर सफर किसने मिलेगा जिसकी इनकम 1 लाख तक कम है। ठीक है। 25 मई 2023 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का प्रारंभ हुआ था। 12 साल तक की डेथ हो जाए 1 लाख रुपए, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख और 40 साल तो ऊपर गाओ तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना शुरू हुई थी। कड़ता हुई थी तो आपने याद रखना है, रोहतक से हुई थी, टैब बांटे गए थे। 5 मार्च 2022 को अंबाला के नारायणगढ़ से सीएम शतोद्यमी सारथी योजना, 1,80,000 से ऊपर इनकम बढ़ानी है। कितने परिवारों की? यह बात आपने याद रखना, 15 लाख परिवारों की। सोमवार को जो क्लास होगी, कल और परसों की छुट्टी है, सोमवार को 4 बजे अपनी क्लास होगी भाई, ठीक है, 4 बजे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के पहले भक्ति संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क, उदय भानु हंस, संत दयादू दयाल या फिर मीर जाफर जट्टाली? पहले भक्ति संत पूछ रखे हरियाणा के कौन है, बताइएगा शाबाश। शेख मोहम्मद तुर्क जो है तुर्किस्तान से चलकर आए थे। हरियाणा के पहले सूफी संत हैं, सूफी। हरियाणा के पहले सूफी संत पूछ ले, सूफी कवि पूछ ले, ठीक है। उदय भानुहंस हरियाणा के पहले क्या है? राज्य कवि है। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। रूबई सम्राट के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है रूबई सम्राट के नाम से। मीर जाफर जट्टाली, मीर जाफर जट्टाली जो है हरियाणा के प्रथम क्या है? प्रथम आस्य कवि है, ठीक है। प्रथम आस्य कवि किसको कहा जाता है? मीर जाफर जट्टाली को। संत दादू दयाल जो है वो क्या है? हरियाणा के प्रथम क्या माना जाता है? इनको भक्ति संत माना जाता है। किसको? मीर जाफर को, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न कमेंट करके फटाफट बताइएगा, जो बच्चा सही उत्तर देगा, अभी एक प्रश्न पूछूंगा और सोमवार से लगभग 4-5 किताबें आपको मिला करेगी। जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको हरियाणा जीके की मोटी किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी। विकास लांबा कल आप जीते थे, आपकी वो पहुंचवा दी, ठीक है। ये प्रश्न है कि हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन था? जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको हरियाणा वाणी ये किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन था? हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन था? अपने उसका नाम बताना। ये हरियाणा वाणी की मोटी किताब जो है आपको मिलेगी, फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन था? बताइएगा शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये किताब जिसने सही उत्तर दिया उसको, ये पूरी मोटी किताब है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाऊंगा, इतनी बारीकी से इसके अंदर काम किया गया है। 3 बंदे, हम तीनों के द्वारा इसके अंदर कंटेंट को पिरोया गया है। तो आप इसको जो है पूरे हरियाणा में आपको मिल जाएगी, एरर फ्री किताब है पूर्णतः ये। चप्रवाल नाम से एक आईडी थी उस बंदे की, मुरलीधर, लाला मुरलीधर, जिसको केसर हिंद कहा जाता है, पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, जिसको लाला मुरलीधर पहले जेल सत्याग्रही थे। चप्रवाल इस तरह के नाम से कोई आईडी थी, उस बंदे ने पहले सबसे पहले उत्तर दिया है। तो चप्रवाल जो भी भाई जो आईडी है 90 509 61 500 के ऊपर अपना एड्रेस भेज देना, आपको एक किताब कल कुरियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सीईटी क्रांति बैच आप लीसो ऐप के ऊपर देख सकते हैं। नोट्स जिसने भी चाहिए 75+ नंबर लेने तो ये नोट्स पढ़ लियो, बाहर कुछ नहीं आएगा, सारा सौदा उड़ता ही मिलेगा अपने, गारंटी और दावा है। 89 507 02500 इस नंबर के ऊपर कॉल कर लियो। अमरूद और लहसुन के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहला स्थान रखता है? बताइएगा शाबाश। देखो, फतेहाबाद किस किस चीज में पहला स्थान रखता है? एचएसएससी के अकॉर्डिंग केला और सेब जो है हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है, फतेहाबाद के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में सब जो पुरानी हवेली जो है, पुरानी हवेलियों की सर्वाधिक संख्या,
पुरानी हवेली जो है, पुरानी हवेलियों की सर्वाधिक संख्या कोई आपसे पूछे सप्तगणी संख्या कड़ा है तो वो फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है। महेंद्रगढ़ में क्या है, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हरियाणा के कौन से जिले में, यानी खनिज पदार्थों के मामले में पहले नंबर के ऊपर हरियाणा का कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है। केला और सेब बिल्कुल, फतेहाबाद बिल्कुल सही है। पुरानी हवेली। इसके अलावा एससी जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा एससी और एसटी फतेहाबाद के अंदर है। पुल सिंह नेकीराम ये कड़ा है कि प्रश्न तो रे कि मैं चल रहा है। सोमवार से क्लास का टाइम 4 बजे होगा। करनाल से धान, बासमती धान और अमरूद और लहसुन। महेंद्रगढ़ खनिज पदार्थों के अंदर पहले नंबर के ऊपर हरियाणा में। इसके अलावा एक फसल है जो बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है, बाजरा। सर्वाधिक झाड़ियां हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, सर्वाधिक शुष्क जिला, तो सर्वाधिक शुष्क जिला हरियाणा का महेंद्रगढ़ है। अंबाला। सर्वाधिक वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा के सबसे ज्यादा कड़ा बना है अंबाला के अंदर। वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा की सर्वाधिक मिक्सी अंबाला के अंदर है। इसके अलावा पक्की सड़कों का घनत्व, ठीक है, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, अंबाला के अंदर जो है पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है, अंबाला जो है आपने याद रखना, अंबाला के अंदर जो है पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में कड़ा हुआ है। सर्वाधिक वर्षा भी हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर होती है। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भी हरियाणा के अंदर कहां पर होता है, अंबाला के अंदर होता है। ठीक है, तो उत्तर भी इसका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्लास जाते जाते सारे साथी जरूर आप लाइक करके जरूर जाएं। जिस भी साथी को नोट्स चाहिए 8950702500 इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर लेना। बहुत रामबाण नोट्स हैं, 70 से 75 का बीच का स्कोर अगर करना है 8950702500 इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है कॉल कर लेना। गजब की चीज तैयार कर रखी है, पहले थ्योरी है उसके बाद क्वेश्चन है। 7000 से ऊपर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन दिया गया, इसलिए इतने पेज। अगर आपने सॉल्यूशन आवा ना तो फिर पेज कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने सॉल्यूशन नहीं देखना। सारी किताबें फ्री मिलेंगी, उसके साथ में 2699 के साथ में 16 किताबें मिलेंगी। लीसो ऐप जरूर आपने डाउनलोड करके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस क्लास को लाइक आप करके जाएं, इतना काम जरूर करें, और अपलोड होने के बाद भी कमेंट करें। अगली मुलाकात अब आपकी और मेरी वो कब होगी, सोमवार को 4 बजे होगी। सारे बालक अपना टाइम नोट